मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिल जाएगा, तो फिर इसमें शक क्या है? चलिए 1 डेढ़ साल की देरी होगी, लेकिन एरियर के साथ तो पेमेंट मिलेगा ना, जब मिलेगा एकमुश्त मिलेगा, मोटा अमाउंट मिलेगा। अब कोरोना काल का 18 महीने का जो है हम लोगों का आज तक मिला नहीं और उस समय कहा गया था कि जब भी स्थितियां बेहतर होंगी तो हम दे देंगे। 18 महीने का आज भी, चाहे सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का कर्मचारी हो, आज भी वो इंतजार में है। अभी कोरोना बीते कितना समय हो गया है, अभी तक नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा तो आशान्वित नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ। एक चर्चा ये भी चल रही है, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये पे कमीशन कुछ काम नहीं करेगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ही काम करेगा। और जो शिव गोपाल जी हमारे साथ पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने भी टीओआर को लेकर काफ़ी अपनी आपत्तियाँ जताई थी। तो आपका आपका कोई असेसमेंट है इस पर? जी, बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपनी सेवाएँ दिए हैं देश को और अपने इस विभाग को दिए हैं, उनको आप उस वेतन आयोग से बाहर कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था से, उनकी सुविधाओं से बाहर कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लास्ट में मैं बता दूँ, जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पेंशन का सहारा है। आज के दौर में बेटा-बेटी कितना कर पा रहा है, अब हम सब उसी दौर से आते हैं। या मैं तो दूसरी बात नहीं, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमको भी माँ-बाप ने पाला होगा, मेरा लाल है, मेरा पीला है और बड़े सपने पूरा करेगा, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं? मैं खुद महसूस करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम दूसरों से अपेक्षा, जो बुजुर्ग हमारा है, वो अपने बच्चों से कितना, महँगाई का जो दौर चल रहा है, तो वही पेंशन एक सहारा होता है। उसके भरोसे वो अपनी दवा है, बीमारी है, इलाज है, जो भी है, या सामाजिक गतिविधियाँ उसकी, वो पूरा कर लेता है। अगर उसके सेक्टर से हटा करके जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, वो बहुत दुखद होगा। और फिर क्या होगा, उनका वेतन स्थिर हो जाएगा। फिर वो जो बीच-बीच में अपना लाभ मिलता रहता है और महँगाई के रेशियो में पहुँच जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर और 8th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी अगर 18,000 है और मिनिमम पेंशन 9,000 है, ठीक है? तो आपके हिसाब से इस समय जो देश में महँगाई का जो स्तर है और वेतन आयोग भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही अपनी सिफ़ारिशें देता है, तो आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए? और सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, आप लोग का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सैलरी की तो बात ज़्यादा होती है, लेकिन पेंशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम? मैं तो कहता हूँ कि अ, किसी को भी, मैं अपनी सेक्टर, महँगाई के रेशियो से कोई भी चीज़ तय की जानी चाहिए। अगर महँगाई हमारे कंट्रोल में, तो हमें नहीं, ये सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर महँगाई की रफ़्तार बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से, चाहे सैलरी हो और चाहे पेंशन हो, उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तभी वो अपने को कवर कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ सेक्टर में बैठा हूँ, अगर महँगाई आएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेतन की उम्मीद आदमी करेगा। निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हम जिस संस्थान में काम करें। तो महँगाई के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आगे आती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो फिर वो धीरे-धीरे फिर आदमी अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो डबाडोल होती जाती है। और बीमारियों का आप देख ही रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी, तो बीमारी तो किसी के सेक्टर से नहीं मतलब है ना, बीमारी किसी भी खा सकती है। बहुत सारा भाग आदमी के वेतन या पेंशन का बीमारियों पर खर्चा हो रहा है और एक अनुपात के अनुसार निकल रहा है, लगभग 25 से 30% चला जा रहा है। और बुढ़ापे में और ज़्यादा बीमारियाँ, शरीर शिथिल होती है, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें और उसमें ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, दोनों को, वेतन और पेंशन दोनों को महँगाई के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो सीजीएचएस की फैसिलिटी तो सरकार दे ही रही है ना? अ, कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उसमें टीचर से केंद्र उस सरकार के लिए है? हाँ, केंद्र सरकार के लिए है। मैं कह रहा, कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। तो जहाँ है वहाँ तो ठीक है, एक एक कम से कम सहारा है। और हम तो कहते हैं सबके लिए होना चाहिए। चिकित्सा ऐसी व्यवस्था है जो सबको देना चाहिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नीड है वो। आप थोड़ा बता सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सैलरीज़ और जो पे स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? और केंद्र सरकार से कितना देखिए, डिफ़र अभी करता है तो वो? मैं अगर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, तो मैं बात करूँ कि पहले तो केंद्र का और प्रदेश का डिफ़र रहता था। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आईं, ट्रेड यूनियन के आंदोलन चले, डिमांड हुई, तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा केंद्र के अकॉर्डिंग, जो केंद्र में होता है, कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको स्वीकार करती है। महीना, 2 महीना, 4 महीना अलग लग जाता है, लेकिन वो लगभग उसी के इक्वल चलता है और ये हम सब के लिए अच्छी बात है। अच्छा, आप अभी निधि से आपकी बातचीत हो रही थी ओपीएस को लेकर, तो सरकार ने जब यूपीएस का रास्ता खोल दिया और ये रास्ता इसलिए खोला कि एनपीएस को लेकर इतनी नाराज़गी थी और 20 साल से लगातार विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी सरकार ने 3 डेडलाइन अभी तक बढ़ा दी, लेकिन जो स्विच करने वाले लोग हैं, करीब 27-28 लाख में, उसमें से सिर्फ 1 लाख ही स्विच करके उधर गए।
तो जब फिक्स पेंशन यूपीएस में सरकार ऑफर कर रही है, तो अब क्या दिक्कत है और क्यों अब लोग एनपीएस में ही बने रहने के लिए तैयार हैं? देखिए, सरकार बड़ी चालाकी से ओपीएस को पर्दे के पीछे करना चाहती है और एनपीएस और यूपीएस में चर्चा कराना चाहती है कि ये अच्छी है कि वो अच्छी है। सरकारी कर्मचारी अपना हित समझता है, वो कहता है ओपीएस अच्छी है और ओपीएस के लिए डिमांड है। अभी मेरा प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, हमने रामलीला मांगा था, लेकिन रामलीला नहीं दिया गया और बताया गया कि 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक वहाँ गुरु तेग बहादुर जयंती 350वीं जयंती का भजन वगैरह होगा। तो अभी फिलहाल वो शुरू नहीं हो पाया, डेडलाइन भी पूरी हो गई, तो हमें रामलीला वंचित कर दिया गया। फिर हम लोगों ने जंतर मंतर कोशिश किया, जंतर मंतर में भी किया गया और अभी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कार्यक्रम तो सफल रहा, लेकिन कार्यक्रम के बाद हमारी राष्ट्रीय सचिव के नाम हमारे रेलवे के साथ एक साथ कल एफआईआर हुई है कि आपने प्रोटेस्ट किया, इतनी संख्या ज़्यादा लाया, कानून व्यवस्था के, तो एफआईआर की गई। उसके पहले भी, रैली के पहले उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया गया। मैं बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूँ। एक टीचर जिस मोहल्ले में रहता है ना, उसकी एक मर्यादा, एक गरिमा होती है, और अगर एक टीचर के घर जब पुलिस पहुँचती है तो एक सामान्य सी चर्चा होती है, यार अध्यापक होकर क्या क्या कर दिया कि पुलिस जा रही। और किसी के यहाँ पुलिस जाए तो हो सकता है उसके लिए गर्व की बात हो, लेकिन टीचर के यहाँ अगर पुलिस जाती है तो एक सामाजिक रूप से उसका मतलब एक सशंका का विषय। और कम से कम हमारा आपको बता दें, मिर्जापुर, हमारे बुलंदशहर और 3-4 जिलों आगरा हाउस अरेस्ट किया गया, ब्लॉक अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोकतंत्र में हैं, आज संविधान दिवस है, संविधान हमें कहता है अपनी बात कहने का हक है। आप मानो न मानो ठीक है, मैं ओपीएस मांग रहा हूँ, सरकार की हो सकता है अपनी कोई पॉलिसी हो, कोई दिक्कत हो, अलग बात है, लेकिन हमारी बात तो सुनो आप। और जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रशासन ने मतलब दिखाया, मतलब दुर्भाग्य, और ये पूर्व संध्या पर, मतलब संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर, और संविधान मौलिक अधिकार हमको देता है कि हम अपनी बात कह सकें, हम अपनी बात पहुंचा सकें। सरकार की जिम्मेदारी उसको सुने, माने न माने मैं उसको नहीं कहता, उसकी मर्जी है, लेकिन सुन सकती है, ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। उसको भी बहुत कल मतलब कहना नहीं चाहता, मैं खुद पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट को बच्चों को। हम बताते हैं बच्चा मौलिक अधिकार है, तुम कहीं भारत के किसी कोने में जा सकते हो, बोल सकते हो, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये हम बच्चों को बता रहे हैं। और हमारे साथ हो रहा है कि नहीं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा करेंगे नहीं, लाइन लगा करके आप ऐसे चलेंगे नहीं, सड़क पे ज़्यादा हो गए, 10 से 20 हो गए, ऐसा ठीक नहीं है। अरे अंग्रेजों के ज़माने में भी तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने धरने, प्रदर्शन, मीटिंगें की होंगी, तो हम आज़ाद हुए हैं। गुलाम में भी हमें मौका था। नहीं, लेकिन मेरा मूल प्रश्न यह है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि ओपीएस में भी फिक्स पेंशन होती थी, जो एनपीएस आने के बाद वो ख़त्म हो गई। अब सरकार ने जो 1 अप्रैल से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की, उसमें भी वो कह रहे हैं कि फिक्स पेंशन देंगे और वो करीब आपकी जो लास्ट विड्रॉइंग बेसिक सैलरी है उसका 50% होगा। तो अब यूपीएस आ चुका है, तो फिर क्या आपत्ति है? एक बेसिक डिफरेंस आप समझाइए, यूपीएस की मांग क्यों लगातार की जा रही है? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ समझना पड़ेगा, उसमें ये नहीं था, ओपीएस में फिक्स नहीं था, महीने का फिक्स नहीं, उसमें लास्ट वेतन का 50% था। किसी की 40,000 होगी तो 20,000, किसी का 80,000 तो उसका 40,000, वो लास्ट वेतन का फिक्स था। यहाँ पर 10,000 फिक्स किया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, समझिए कि आपको अगर कुछ नहीं होगा तो हम इतना तो देंगे ही। उसके बदले में क्या सरकार हमसे ले रही है? हमारे पूरे लाइफ का 10% जो पैसा हमारा काटा जा रहा है एनपीएस यूपीएस के नाम पर, वो, और प्लस 14% जो सरकार मेरे नाम पर ले करके उद्योगपतियों को दे रही, वो 24% पैसा वो सरकार रख ले रही है। इसीलिए यूपीएस को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अब तो आंकड़े आ गए, 97% ने अगर नकार दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे, 1-2 हो सकते हैं नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या केंद्रीय कर्मचारियों की, सारे के सारे लोग नहीं समझ पाए, ऐसा तो संभव नहीं है। 97% एक बड़ी डिजिट है, और सरकार की ये नैतिक रूप से हार है। सरकार को इस बात समझना चाहिए कि क्यों नहीं ले रहा है। और आप विज्ञापन रोज कर रहे हैं, प्रचार रोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अगर एक तर्क आपने दिया कि उसमें भी 50% है, तो हम कहते हैं आप यूपीएस में 50% क्यों दे रहे हैं? तो ओपीएस में 50% वही दे दीजिए ना, हमें कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली दे दीजिए। क्यों आप अनावश्यक हमको ज्यादा देना चाहते हैं?